हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूँ। ये जो पेपर मैं लेकर आई हूँ ये 2013 वाला पेपर है। पिछले वीडियो में मैं 2014 वाला पेपर लेकर आई थी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इसके बाद एक पेपर और बचा है 2011 वाला, फिर आपके साइंस के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न दिया गया है, बांझपन रोधी विटामिन विटामिन है। पहला है विटामिन बी, दूसरा है विटामिन ई, तीसरा है विटामिन ए और चौथा है विटामिन के। तो विटामिन ई को बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, तो ये भी साथ में याद रखना है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, ये भी साथ में जो विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में भी जानते चलिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ये भी साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पासवर्ड से प्रयोक्ता, पहला विकल्प है ढांचों को सरल कर सकते हैं, दूसरा है समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, तीसरा है जल्दी से सिस्टम में जा सकते हैं, और चौथा है गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। यानी कि हम सभी लोग अपने अकाउंट का पासवर्ड रखते हैं, तो पासवर्ड से क्या होता है, हम अपनी गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जली एवं कीट भक्षी पौधा है। पहला है यूट्रिकुलेरिया, दूसरा है डायोनिया, तीसरा है ड्रोसेरा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जली और कीट भक्षी पौधा पूछा गया है, तो वह है आपका यूट्रिकुलेरिया। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ये जली व कीट भक्षी पौधा है। और ड्रोसेरा और डायोनिया ये भी कीट भक्षी पौधे हैं, लेकिन ये जली नहीं है, यानी ये कीट भक्षी तो हैं लेकिन ये जली नहीं है, ये आपको याद रखना है। और जो कीट भक्षी पौधे होते हैं ये ऐसी जगह पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि। पहला है यह एक अधातु है और इसकी सहसंयोजकता 4 है, दूसरा है यह सहसंयोजी बंध बनाता है, तीसरा है इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, और चौथा है इसके यौगिक ज्वलनशील हैं और गलनांक तथा क्वथनांक कम है। तो कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं, क्यों है ये कारण पूछा गया है, क्योंकि इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। कार्बन एक चतुस्संयोजी तत्व है, अतः इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिस कारण ये विभिन्न तरह के यौगिक बना सकते हैं। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। पहला है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा है गॉस, तीसरा है वेबर और चौथा है टेस्ला। तो वेबर जो है ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। अब ये चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है तो ये किसका है, ये भी तो पता आपको होना चाहिए। तो वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है बल्कि चुंबकीय फ्लक्स का है ये मात्रक, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। पहला है हाइड्रोजन गैस में, दूसरा है नाइट्रोजन गैस में, तीसरा है ऑक्सीजन में और चौथा है उपरोक्त सभी गैसों में बराबर। तो समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी हाइड्रोजन गैस में, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साबुन है, पहला है निम्न श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण, दूसरा है डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, तीसरा है
उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कलाइन धातुओं के लवण, और चौथा है उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण। तो साबुन जो है साधारण तथा उच्च वसी अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण होते हैं। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का भारीपन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो पानी की जो कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड यौगिकों के कारण होती है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह आपका बी विकल्प हो जाएगा, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अणुओं तथा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। पहला है केवल चक्रण गति, दूसरा है केवल क्षारीय गति, तीसरा है ए और बी, और चौथा है ना तो चक्रण गति और ना ही कक्षीय गति। तो अणुओं तथा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों द्वारा चक्रीय गति व कक्षीय गति करने के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, चक्रण गति और कक्षीय गति दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में ए और बी एंटीजन है, तो इसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज होंगी? पहला है एंटीबॉडी ए, दूसरा है एंटीबॉडी बी, तीसरा है कोई एंटीबॉडी नहीं, और चौथा है ए और बी। तो यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, यदि रक्त ए है, ए रक्त समूह है, तो एंटीजन क्या होगा? ए, और एंटीबॉडी बी। यदि रक्त बी है, बी समूह है, तो एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए। यदि रक्त ए बी है तो एंटीजन ए व बी होंगे, लेकिन एंटीबॉडी कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। तो सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। इसमें यही तो कहा गया है कि एंटीजन ए और बी हैं, तो कौन सी एंटीबॉडीज होंगी? तो कोई एंटीबॉडी नहीं होंगी। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अणु हैं? पहला है 1 ग्राम हाइड्रोजन, दूसरा है 1 ग्राम नाइट्रोजन, तीसरा है 1 ग्राम मीथेन, और चौथा है 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिसका अणुभार कम होगा उसमें अणुओं की संख्या अधिक होगी। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा पहला विकल्प हो जाएगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 1.5 ओम, 0.05 ओम तथा 0.25 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है, यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। सबको जोड़ देंगे, 1.5, 0.05 प्लस 0.25, सबको जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पर 1.80 ओम, यानी कि आपका जो विकल्प उत्तर होगा वह हो जाएगा पहला विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है? पहला है फुफ्फुस मछली, दूसरा है रजत मछली, तीसरा है बिल्ली मछली, और चौथा है कुत्ता मछली। तो रजत मीन एक कीट है, मछली नहीं है। तो बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। यह आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है, और शेष आप देखेंगे ये सभी मछलियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है कॉपर, तीसरा जिंक, और चौथा आयरन। तो कैलेमाइन जिंक धातु का अयस्क है, और इसमें आपका जो विकल्प होगा वह सी विकल्प हो जाएगा, जिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस में पर्णाभ पर्व होता है? पहला है पार्किन सोनिया, दूसरा है अकेसिया, तीसरा है ओपनसिया, और चौथा है एस्पेरेगस। तो किस में पर्णाभ पर्व होता है ये पूछा जा रहा है। तो एस्पेरेगस में, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। पर्णाभ पर्व तने का रूपांतरण है, यह सतावर में पाए जाते हैं। सतावरी आप जानते होंगे शायद,
उसमें ये पाए जाते हैं। यह रूपांतरण वाष्पोत्सर्जन दर को कम कर देते हैं। डी विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक हमारे शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भाग में बनता है? पहला है संयोजी ऊतक, दूसरा है पेशी ऊतक, तीसरा है तंत्रिका ऊतक और चौथा है एपिथेलियम ऊतक। तो कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है? तो वह है आपका संयोजी ऊतक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? पहला है पेट्रोलियम, दूसरा है मिट्टी का तेल, तीसरा है दूध और चौथा है ग्लूकोज। तो इसमें पूछा गया है कौन सा यौगिक है, तो ग्लूकोज जो है एक यौगिक है। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम संभव ताप है, पहला है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा है -273 डिग्री सेल्सियस और चौथा है -273 केल्विन। तो न्यूनतम संभव ताप परम ताप कहलाता है जो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एपिथेलियमी ऊतक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे के किनारों से जुड़ी होती हैं, मानो पास पास सटे हुए टाइल्स लगे हों, पाया जाता है। पहला है आमाशय का भीतरी स्तर, दूसरा है अंडाशय की बाहरी सतह, तीसरा है गालों की भीतरी स्तर और चौथा है फैलोपियन नलिका का भीतरी स्तर। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा पहला विकल्प, आमाशय का भीतरी स्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी सांद्रण की एक विधि नहीं है? पहला है फेन प्लवन विधि, दूसरा है चुंबकीय विधि, तीसरा है निस्तापन और चौथा है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो सांद्रण की विधि निस्तापन नहीं है, यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार है? पहला है 0, दूसरा अनंत, तीसरा ध्रुवों पर भार से थोड़ा कम और चौथा है विषुवत रेखा पर भार से थोड़ा कम। तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार 0 होता है। चलिए, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है को जोड़ा जाता है, परिणामी लेंस की क्षमता होगी। तो परिणामी लेंस की क्षमता पूछी गई है, क्या करेंगे? जो फोकस दूरी हमें दी गई है दोनों की क्षमता निकालकर जोड़ देंगे। जैसे ऐसे निकालेंगे क्षमता, इस तरीके से इसको लेंगे, ये उत्तल लेंस है तो ये धनात्मक होगी और अवतल लेंस की ऋणात्मक। इस तरीके से इसको कर लेंगे सॉल्व। पहले यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2 और 2 में से 1 गई, 1 बची, यानी कि 1 डायोप्टर। पहला विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है कहलाता है। पहला है वृक्कीय संवहन, दूसरा है लसिका संवहन, तीसरा है यकृतीय संवहन और चौथा है निवाहिका संवहन। तो रुधिर संवहन में कोशिकाओं से अब प्रारंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है, तो वह लसिका संवहन कहलाता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है? अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा समस्थानिक भारी जल है? तो ये जो टाइपिंग की वजह से इनको ऐसे लिखना चाहिए 1H1 और 1H2 इस तरीके से और 1H3 इस तरीके से ये ऊपर लिखे होने चाहिए। तो कौन सा समस्थानिक भारी जल है? तो वह होता है ड्यूटेरियम 1H2। ये इस तरीके से, इनको इस तरीके से ऐसे लिखा जाएगा 1H2। ध्यान रखिए, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। और अन्य 2 समस्थानिक जो 1H1 है ये प्रोटियम है और 1H3 ट्राइटियम। तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइनरी अंकन पद्धति में डेसिमल अंक 16 का मान है, तो डेसिमल 16 का मान बताना है। तो क्या करेंगे? 16 में 2 से भाग देंगे, यहाँ लिखना है भागफल और यहाँ लिखना है शेष जो आपका बचेगा। 2 से भाग देंगे, 8 बचेगा, शेष 0। फिर 8 आएगा, 8 में 2 से भाग देंगे, 4 आएगा, शेषफल 0। 4 में 2 से भाग देंगे, 2 आएगा, शेषफल 0। 2 में 2 से भाग देंगे,
1 आएगा शेषफल 0, और 1 में भाग देंगे 2 से, यहाँ लिख रही हूँ, 1 में 2 से भाग देंगे तो ये मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि जब 1 में भाग देते हैं, या तो आप इसको ऐसे ही यहाँ शेष 1 मान लीजिए कि 1 बचा हुआ है, भाग देने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी ये 1 बच गया तो इसे यहाँ पर शेषफल में लिख देते हैं। यहाँ 1। अब इसको उल्टा लिख दीजिए, जो शेषफल आया है, शेषफल कितना आया, 0 0 0 0 1, इस तरीके से आया है आपका शेषफल। अब इसको उल्टा लिख दीजिए। कैसे उल्टा लिख दीजिए, 1 को सबसे पहले, फिर ये 0 ऐसे बाद में, यानी कि बी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय एवं बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक ऊतकों को बनाती हैं, जिसकी कोशिका भित्तियों में कोनों पर सेलुलोसी और लिग्निन रहित स्थूलन होते हैं, उसे कहते हैं। पहला है दृढ़ोतक, दूसरा है मृदूतक, तीसरा है स्थूल कोण ऊतक और चौथा है परिरंभ। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा आपका स्थूल कोण ऊतक। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। स्थूल कोण ऊतक जीवित कोशिकाएं हैं जिनके भित्तियों के कोनों पर लिग्निन का जमाव होता है, जो अंगों को यांत्रिक मजबूती प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, न्यूमेरिक कुंजी होती है, पहला है मॉनिटर में, दूसरा सीपीयू में, तीसरा हार्ड डिस्क में और चौथा कीबोर्ड में। अब कुंजी की बात हो रही है तो भाई वो तो कीबोर्ड में ही होगी। अब मॉनिटर में तो कोई कुंजी नहीं होती, सीपीयू में भी नहीं होती, हार्ड डिस्क में भी नहीं होती, कीबोर्ड कुंजी के लिए ही बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव हैं। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। तो प्रोड्यूसर गैस कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नारियल के रेशे किस भाग में मिलते हैं। पहला है बाह्य फल भित्ति, दूसरा है अंतः फल भित्ति, तीसरा है मध्य फल भित्ति और चौथा है बीज आवरण। तो नारियल के रेशे किस भाग में मिलते हैं, बाह्य फल भित्ति में, बाहर की तरफ तो ही होते हैं रेशे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पिरबल अम्ल है। पहला है H2CO3, दूसरा है HNO3, तीसरा है CH3COOH और चौथा है HCN। तो पिरबल अम्ल पूछा गया है तो इसमें आपका डी विकल्प उत्तर हो जाएगा HCN, यानी हाइड्रोसाइनिक अम्ल। ये एक पिरबल अम्ल है, डी विकल्प हो गया उत्तर। तो ये पेपर था आपका 2013 वाला। इसके बाद एक पेपर और बचा हुआ है 2011 वाला, फिर साइंस के सभी PYQ आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 2022 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की थी और 2011 तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगी। एक पेपर और बचा है उसके भी करवा दूंगी, फिर आपके साइंस के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। EVS के पेपर फर्स्ट के लिए EVS के सभी PYQ करवा चुकी हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। हिंदी के सभी PYQ करवा दिए हैं और अब मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ और मैथमेटिक्स के PYQ भी करवा रही हूँ, तो आप लोग ये वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।